हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज आपके संसाधन का पार्ट 2 है। कल आपने संसाधन टॉपिक देखा था जो कि क्लास 8 का एनसीईआरटी का बुक है, पहला अध्याय है। आपने कल समझा था कि संसाधन क्या है। उसको थोड़ा सा हम लोग एक झलक रिवाइज कर लेंगे जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमने कल क्या पढ़ा था। जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पुराने हैं उनको पता है चैनल पर क्या क्या कंटेंट आपको उपलब्ध है, मिल जाएंगे। तो संसाधन क्या है? तो वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो संसाधन है। वो सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो संसाधन है। अब संसाधन को हमने दो तरीके से देखा था। कुछ संसाधन मूल्यवान होते हैं। किसी संसाधन को मूल्यवान कौन बनाता है? तो उसकी जो उपयोगिता है, उसका जो यूजेज है वो उसको मूल्यवान बनाता है। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से वो मूल्यवान नहीं होते हैं। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो निःशुल्क होता है, जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब किसी भी पदार्थ को संसाधन में बदलने के लिए क्या दो महत्वपूर्ण कारक है? तो समय और टेक्नोलॉजी है, यानी कि समय और प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी क्या है? तो किसी भी कौशल को, आपके पास जो भी कौशल है या किसी भी चीज के निर्माण में आप अपने नवीनतम ज्ञान का प्रयोग करते हैं, यानी कि बिल्कुल नए ज्ञान का आप यूज कर रहे हैं। आपने अपना एक नया आइडिया निकाला और उसमें आपने शेयर किया उस चीज के निर्माण में, तो ये है आपका प्रौद्योगिकी। तो किसी भी पदार्थ को संसाधन बनाने में समय और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। और ये दोनों काम कौन कर सकता है? समय का भी उपयोग मनुष्य ही कर सकता है और टेक्नोलॉजी भी मनुष्य के द्वारा ही निर्माण होता है। तो हम लोगों ने संसाधन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया था, पेटेंट समझ लिया था। आज हम लोग समझेंगे संसाधन के प्रकार, और इससे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको दिखाने का भी प्रयास करूंगी। संसाधन के प्रकार में वो प्रश्न भी दिखाने का प्रयास करूंगी। और इस क्लास को देखने के बाद इससे कोई भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटेगा। बिल्कुल यहाँ से सारे शब्दों को आप लेकर ही जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बस आपको समझना है। तो संसाधन के प्रकार को आप 3 तरीके से समझना है आपको। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल नॉर्मली इसको समझ लीजिएगा फिर आपका कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी नहीं रहेगा। पहला आप इसमें ले लीजिए प्राकृतिक संसाधन। पहला जो होता है संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा आप ले लीजिए मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा खुद मानव संसाधन है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबको समझाएंगे। पहला है हमारा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, यानी कि वैसे संसाधन जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, और तीसरा खुद अगर मानव संसाधन है तो किस प्रकार से संसाधन है, इसको हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे ये जो है हमारा पहला प्राकृतिक संसाधन, इसको समझेंगे। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है प्राकृतिक संसाधन। इस बार जो 31 जनवरी को सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो इससे प्रश्न पूछे गए थे वो मतलब 4-5 तरह के जो भी संसाधन के जो प्रकार है, जो कुछ भी है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में उसको सीमित कर दिया गया था। उसमें से जो पढ़कर गए होंगे, जिन्होंने गंभीरता से पढ़ा होगा और सिर्फ 2 संसाधन को अगर उन्होंने सही मिलान किया होगा तो तीसरा और चौथा खुद ब खुद हो जाएगा, अगर 2 संसाधन को आप जानते हैं। इस एक लाइन को अभी जो हम लिखने वाले हैं उसको सिर्फ आपको गंभीरता समझना है। आप सारे संसाधन के प्रकार को याद कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ समझना क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, चाहे तो आप लोग साथ साथ लिख भी सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग को कहीं कहीं पर आपको उपयोग भी दिमाग में रखना है, उपयोग करके पूछा जाता है। विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम
उद्गम को कहीं कहीं आपको उत्पत्ति पूछा जाएगा, और अभी भी क्वेश्चंस में उत्पत्ति ही उद्गम की जगह पर पूछा गया था, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में उद्गम लिखा है, उत्पत्ति लिखा है। उद्गम उद्गम भंडार एवं वितरण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। देखिए, आप लोगों में से कई लोग कहेंगे ये तो बुक में ऐसा लिखा हुआ है, हम लोग बुक से पढ़ लेंगे। देखिए, बुक से तो हर किसी के पास हर चीज़ उपलब्ध रहता है, लेकिन जब कोई आपको बोल के बताए या उस चीज़ को दोहराए तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, और मेरी सलाह माने तो आप इसको एक नोट्स में लिख तो लीजिए ही। बाकी जो भी इस संसाधन के प्रकार होंगे उसको आप सिर्फ समझिएगा, मैं जो बोल रहे हैं उसको समझना है, और फिर बिना देखे उसको लिख के फिर मिलान करना है, तो आप जीवन भर नहीं भूलिएगा। ये जो आपने ये 4 लाइन देखा है, इस 4 लाइन में आपके सारे संसाधन के प्रकार हैं, यानी कि जितने भी मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं किसी भी स्टेट के एग्जाम में, इसी 4 लाइन के अंदर से। अब समझना है क्या प्राकृतिक संसाधन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, उनके विकास एवं प्रयोग। तो पहला यहाँ से आपको राउंड करना है। पहला क्या है? विकास एवं उपयोग, इसको यहाँ से लेना है आपको, विकास एवं प्रयोग। दूसरा क्या है आपका? उद्गम यानी कि उत्पत्ति, 2 हो गया। तीसरा है आपका भंडार, और चौथा है आपका वितरण। बस ये 4 ही प्रकार हैं प्राकृतिक संसाधन के। बस इसी को आपको समझना है। यही आपसे पूछा गया था, विकास एवं प्रयोग के आधार पर कौन कौन से संसाधन हैं, आपको मिलान करना था। उद्गम यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, भंडार यानी कि जो किस संसाधन को भंडारित किया जाता है, यानी कि भंडार मतलब भंडार में कोई चीज रहना, यानी कि उसका पुनर्निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो देर से हो रहा है कि तेजी से हो रहा है, या फिर कोई ऐसे संसाधन है जो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। ये सारी बातें भंडार वाले में आ जाएंगे। और वितरण यानी कि वितरण को समझना है आपको कि कौन सा संसाधन कहाँ पर वितरित है, यानी कि कहाँ पर पाया जाता है अधिक मात्रा में कोई भी संसाधन। आप ये समझते हैं कि कोई भी एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो चीज की उपज होती है उस क्षेत्र में उस चीज का मूल्य कम होता है, क्योंकि वहां पर जो संसाधन है क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधन है। अगर जमीन के अंदर से निकल रहा है, जैसे कि आप दक्षिण अमेरिका ले लीजिए, वहां सोना चांदी अधिक निकलता है, तो लोहा, जैसे कि कहीं पर लोहा अलग आपको मिल रहा है, लोहा का एक अलग क्षेत्र है। जैसे चीनी माटी का, आप चीन में जैसे कि चीनी माटी के बर्तन का प्रयोग होता है, यानी कि चीन में इस चीज का बनता है, जो कि आपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में पढ़ा है, चीनी वाला जिसको कहते हैं, चीनी जाल कहते हैं। तो ये है कि कौन सा चीज कहाँ मिलता है। ये हो गया आपका वितरण। और क्या सर्वव्यापक, यानी कि अधिक विस्तृत ढंग से वो चीज मिलता है, अधिक मात्रा में मिलता है या कम मात्रा में मिलता है। वो पृथ्वी जिस तरह से बनी हुई है, अगर आपने पिछला क्लास मेरा देखा हुआ है, मैंने ये सारा चीज बताया है, किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और ये भी एग्जाम में, अब तो आजकल यही चल रहा है, मैं शुरू से यही कहती हूँ, कूट आता है मिलाने वाला। पिछले सीटेट के एग्जाम में आया था, आपका दे दिया था आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड, मेंटल दे दिया था, प्रॉपर्टी दे दिया था। और उसमें आपको लिखना था कि नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में या इसको सही क्रम में अंदर से बाहर की ओर आपको लिखना है। पहले क्या आएगा? तो क्रोड पहले आता है, जो कि उसको 2 भागों में बांटा जाता है, आंतरिक हो गया, फिर बाह्य हो गया, फिर मेंटल आता है, फिर प्रॉपर्टी आता है। इस प्रकार से मिलान करके पूछा जाता है। बस इसमें आपको 4 चीज ही समझना है। विकास एवं प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। अभी हमें मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन पर नहीं जाना है, उस पर चर्चा नहीं करना है, उस पर चर्चा हमें नहीं करना है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संसाधन पर हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति उपलब्ध कराती है। प्रकृति यानी कि नेचर, ये कहता है, आप किसी भी, जैसे एलोवेरा में लिखा हुआ है, ये प्राकृतिक सौंदर्य देता है, यानी जो आपका नेचुरल खूबसूरती है वो नेचुरल, बनावटी कुछ भी नहीं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो हमें प्रकृति से मिलती है और जिसका उपयोग हम बिना अधिक संशोधन किए करते हैं, यानी कि प्रकृति ने
हमें कोई चीज़ उपलब्ध कराया है और डायरेक्ट हम उसका उपयोग कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आप, मैंने पिछले क्लास में भी मिर्च पौधे का उदाहरण दिया था, आप उसी मिर्च पौधे को लीजिए। मिर्च आपने पेड़ पौधे लगाए मिर्च के, उसमें मिर्च आपको मिले, मिर्च उसमें खिल के आया, और आप क्या करते हैं, बिना किसी संशोधन के उस मिर्च को पौधे से तोड़ते हैं और आप वो खा लेते हैं। वो है आपका प्राकृतिक संसाधन। आपने उसमें कुछ भी संशोधन नहीं किया। लेकिन प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण ये है कि बिना अधिक संशोधन, यानी हल्का संशोधन आप कर सकते हैं। अब आप जल विद्युत लीजिए। जल और विद्युत ये दोनों प्रकृति हमें नहीं दिया है, प्रकृति ने हमें इसे नहीं उपलब्ध कराया है, उसमें मनुष्य ने अपना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है, टेक्नोलॉजी लगाया है, तब फिर जल विद्युत का निर्माण हुआ है। आप जल को ही ले लीजिए, जल हमें प्रकृति उपलब्ध कराती है। लेकिन आजकल क्या होता है, पहले ऐसा होता था, अभी भी कई क्षेत्र में, कई गांव में ऐसे होते हैं कि नदियों से भी, चलती बहती नदियों से भी कई प्यासे लोग जो होते हैं पानी पी लेते हैं, जिन्हें कि इतना पता नहीं होता है कि पानी से भी बीमारी हो रही है, और भी कोई बहती झरना से लोग पानी पी लेते हैं। लेकिन जो पृथ्वी से हमें जल मिलती है, उस जल को हम लोग क्या करते हैं, आरओ लगवाते हैं, यानी कि उस जल में हम लोग संशोधन कर रहे हैं। जो हमें प्रकृति ने उपलब्ध कराया उसमें हम लोग संशोधन कर रहे हैं, फिर जाके हम लोग उस पानी को पी रहे हैं। तो हम लोग अधिक संशोधन, अब आरओ कितना संशोधन करता है, क्या करता है, ये तो हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन ये मन में एक संतुष्टि होती है कि आरओ लगा लिया, आरओ का पानी है तो शुद्ध है। यानी प्राकृतिक द्वारा, जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराया हुआ संसाधन था, उसको हम लोगों ने उसमें संशोधन किया। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, बिना अधिक संशोधन के जिसका हम डायरेक्ट उपयोग करते हैं, वो हमारा प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कि आप मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी आपका हो गया प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि जल ले लीजिए, जल आपका हो गया प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि आप वायु ले लीजिए, वायु जो है, वायु में आप कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, हालांकि इसमें भी अब संशोधन है। डॉक्टर जो ऑक्सीजन लगाते हैं वो भी तो वायु है। अब उसको किसी ना किसी तरह से संशोधित करके, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड से उसका शुद्धिकरण किया गया हो, वो अलग अलग गैस मिलाया गया हो, अलग अलग गैसों का उससे जो है उसको हटाया गया हो, किस तरह से रासायनिक प्रतिक्रिया कराकर फिर सिलेंडर में उसको भरा जाता है। लेकिन कुल मिलाकर उसका ऑक्सीजन का रूप ही होता है, जो कि पेशेंट को या किसी व्यक्ति को जो सांस लेने में जिनको तकलीफ होती है उनको उपलब्ध कराया जाता है। तो हालांकि अब वायु के साथ भी प्रैक्टिकल होता है, लेकिन हम लोग जिस सांस को ग्रहण कर रहे हैं बिल्कुल नेचुरल, बिना कोई संशोधन, वो तो पेशेंट के लिए हुआ जब उनको ऑक्सीजन लगाया जाता है। लेकिन हम लोग जो वायु ग्रहण करते हैं वो प्रकृति का उपलब्ध कराया हुआ संसाधन है, और उसमें भी बिना किसी संशोधन के। तो ये है हमारा प्राकृतिक संसाधन। इसको आपको बिल्कुल ये याद हो गया होगा कि प्राकृतिक संसाधन वो है जिसमें हम लोग बिना अधिक प्रयोग के उसका उपयोग करते हैं। तो ये है हमारा प्राकृतिक संसाधन। अब क्या हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन निःशुल्क होता है, उसका कोई शुल्क नहीं लगता। लेकिन आप जब कोई शहरों में जाएंगे, जिस मकान में आप अगर रेंट पे रह रहे हैं, तो वहाँ आपको पानी तक का शुल्क देना पड़ जाता है कहीं कहीं। तो निःशुल्क उपहार है प्रकृति के द्वारा जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिसके उपयोग के लिए हमें औजार और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पड़ता है। मान लीजिए कोई वृक्ष है, वो खुद ब खुद सूख गया, हालांकि वन की कटाई, वन काटना, पेड़ पौधे काटना, हर साल कम से कम एक वृक्ष लगाना चाहिए, न कि काटना चाहिए। लेकिन अभी देख रहे हैं आजकल इस तरह से धड़ल्ले से वन कटाई हो रही है, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, यानी कि लोग प्राकृतिक चीज़ों से दूर हटते जा रहे हैं। जो वन है, जो पौधे हैं, जो हमें वायु देते हैं और स्वस्थ और सुरक्षित वायु प्रदान करते हैं, उसको काट कर लोग पैसे के चक्कर में वहाँ पर बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, उससे पैसे लोगों को मिलेंगे। इसीलिए लोगों की लाइफ जो है आजकल कम होती जा रही है। तो वृक्ष की भी जो कटाई होती है, आप देखते होंगे सीधे सीधे सागवान वगैरह का पेड़ काट कर उससे फिर जो आप उसको कहेंगे तख्ता कहा जाता है, तख्ता निकाला जाता है, या चौकी, पलंग, दीवान बनाए जाते हैं। तो जो हमारे लिए जो आवश्यक है वो भी जरूरी है। अगर अधिक मात्रा में कोई चीज़ कहीं है, या फिर स्पेशली किसी वृक्ष को इसी चीज़ के लिए लगाया गया है, तो हम उस चीज़ को काट कर उसका निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर अंधाधुन हम वनों की कटाई करने लगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर कोई वृक्ष खुद ब खुद सूख गया और वो पूरी तरह से सूख गया, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसकी लकड़ी से अब किसी प्रकार का हम कुछ चीज़ भी नहीं बना सकते हैं, तो फिर वहाँ पर हमें औजार की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या कहा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के लिए हमें औजार की आवश्यकता होती है। तो हमें वहाँ पे औजार चाहिए जिससे कि हम उस सूखे तने को, टहनी को काट कर घर ला सकते हैं।
और कुछ प्रौद्योगिकी, कुछ टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता होती है। मान लीजिए अगर मुझे उसे जलाना है तो हमने जला दिया, लेकिन अगर मेरे पास दिमाग है, सूखी लकड़ी से भी मुझे कुछ बनाकर निकाल देना है, बेलन बना लेना है, कुछ बना लेना है। कितने औजार लोहे के होते हैं जिसमें कि लकड़ी का बैट लगा होता है, कुदाल बनाना है, उसका बैट बनाना है, तो वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का यूज करके आप प्राकृतिक संसाधन को अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। यह है आपका प्राकृतिक संसाधन। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बस इस 4 चीज को माइंड में रखिएगा। विकास एवं प्रयोग। विकास और प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधन का विकास किस तरह से होता है, प्राकृतिक संसाधन हमें कहाँ से मिलते हैं। अब मेरे दिमाग में चलेगा पृथ्वी के अंदर से हमें कोयला मिलता है, पृथ्वी के अंदर से सोना मिलता है, पृथ्वी के अंदर से हमें चांदी मिलती है, सब कुछ पृथ्वी के अंदर से मिलती है। तो क्या हवा तो हमें पृथ्वी के अंदर से नहीं मिलती है? मिट्टी भी पृथ्वी के अंदर से, आपका नहीं कह सकते हैं कि मिट्टी पृथ्वी के अंदर से ही निकलती है, वो तो निक्षेपण की विधि से मिट्टी तैयार होती है। तो उसी सब चीजों को लेकर इस संसाधन के प्रकार को, यानी विकास एवं प्रयोग, कि किसी प्राकृतिक संसाधन में ये अब हमको समझना है कि किस संसाधन का विकास हुआ है, किस किस संसाधन का विकास हो सकता है। उसमें हम 2 चीज पढ़ेंगे, फिर आगे आएंगे तो उत्पत्ति समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन की उत्पत्ति होती है, कौन कौन सा उत्पत्ति होती है, यानी कि खत्म आप करते जाइए, उसका उत्पत्ति होती जाएगी। कौन कौन से संसाधन का आप भंडारण कर सकते हैं, कौन कौन से संसाधन वितरण के आधार पर हैं। तो अब बस इस 4 चीजों को आप माइंड में रखिएगा। विकास एवं प्रयोग, उद्गम यानी उत्पत्ति, भंडारण और वितरण। यानी कि ऐसे आप, अगर आप इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से आप लीजिएगा, अगर इसको याद करना है, पहले यहाँ पर विकास एवं प्रयोग है, आप सबसे पहले यहाँ पर पहले नंबर में आप सेट कर लीजिएगा उत्पत्ति, यानी किसी चीज की आपने उत्पत्ति की, किसी चीज की आपने उत्पत्ति की। एक पौधे को लगाया, उसकी उत्पत्ति हुई, वहां से एक बीज डाला आपने, पौधे की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे उस पौधे में क्या हुआ, विकास हुआ। तो इस तरह आपको याद रखना है। विकास के बाद आपने क्या किया, उस पौधे का विकास के बाद आपने उस पौधे में प्रयोग करना शुरू किया, यानी उस पौधे का किसी चीज में प्रयोग किया। तो 2 चीज आपको माइंड में रखना है। आपने एक बीज डाला नीचे, बीज से एक पौधे की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे इस पौधे में विकास हुआ। उसके बाद अब आपके दिमाग में चल रहा है कि हमें इस पौधे का प्रयोग कैसे करना है। अगर प्रयोग के लिए आपने सोचा कि अब मुझे इसकी टहनी को काट कर कोई चीज बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसकी कटिंग करने के बाद इसका भंडारण करेंगे, इसको यानी एकत्रित करके कहीं रखेंगे। आपने इसका भंडारण किया, भंडारण करके उस चीज का निर्माण किया जिस चीज के बारे में आपने सोचा है। निर्माण करने के बाद फिर आप इस चीज का वितरण करेंगे, यानी कि बांटेंगे। वितरण को आप बांटेंगे, दिमाग में रखिएगा। और यही आपका ये जो 4 बिंदु है प्राकृतिक संसाधन के आधार पर, जो ये जो प्राकृतिक संसाधन का जो वर्गीकरण है, बस यही 4 टॉपिक है, उत्पत्ति, विकास एवं प्रयोग, भंडार और वितरण, भंडारण और वितरण। तो पहले यहाँ पर विकास एवं प्रयोग दिया गया है, लेकिन मैंने आपको इसको उलट पलट करके समझाया ताकि आपके दिमाग में ये सेट रहे। अब हम लोग एक एक चीज को समझेंगे, किसके आधार पर कितने संसाधन है, जो कि आपको चुटकियों में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए, नहीं तो इसको इरेज करते हैं। अब देखिएगा प्राकृतिक संसाधन को जो वर्गीकृत किया गया है वो क्या है। तो पहला है आपका विकास एवं प्रयोग के आधार पर, विकास एवं प्रयोग के आधार पर। दूसरा क्या है आपका, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा क्या था आपका, भंडारण के आधार पर। और चौथा क्या था आपका, वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर यही 4 चीज आपको समझना है। पहला हो गया विकास के आधार पर, दूसरा हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा हो गया आपका भंडारण के आधार पर, और चौथा हो गया आपका वितरण के आधार पर। विकास एवं प्रयोग के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 2 भागों में। पहला है आपका वास्तविक संसाधन, दूसरा है आपका संभाव्य संसाधन।
संभाव्य संसाधन, ये जो संभाव्य संसाधन है इसको आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक इस संसाधन का कोई भी जो संसाधन आप पढ़ रहे हैं ये या तो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया जाता है, या फिर मनुष्य के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। तो ये जो संभाव्य संसाधन है इसका अभी तक किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। ये अति महत्वपूर्ण संसाधन है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, इसको समझना जरूरी है और ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जब उत्पत्ति के आधार पर आप आते हैं संसाधन को समझने, तो उत्पत्ति के आधार पर भी आपको दो संसाधन पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है आपका जैव संसाधन और दूसरा पढ़ना है आपको अजैव संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जब आप भंडारण के आधार पर संसाधन को पढ़ते हैं तो इसमें भी आप दो संसाधन पढ़ना है आपको, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है आपका अनवीकरणीय संसाधन। और जब आप वितरण के आधार पर पढ़ते हैं तो यहाँ आपको दो संसाधन पढ़ना है, स्थानिक संसाधन और यहाँ आपको पढ़ना है सर्वव्यापक संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन। अब इस संसाधन को एक एक करके हमें समझना है। टोटल कितना संसाधन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबसे पहले जो भी रिसेंट में 8 दिन पहले जो इस पर क्वेश्चंस आया है, उस क्वेश्चंस को आप एक झलक देख लीजिए कि वो प्रश्न क्या है, किस तरह से इससे प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया था इस बार 31 जनवरी को कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें, और ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। जैसे विकास या प्रयोग का स्तर, इसके आधार पर वास्तविक और संभावित संसाधन हैं। उद्गम यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव हैं। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक हैं, और भंडारण के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन हैं। ये इस बार एग्जाम में पूछा गया था। और इसके ऊपर एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि सभी संसाधन के आर्थिक मूल्य होते हैं, और बी नंबर में था किसी भी पदार्थ को संसाधन बनाने के 2 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो ये दोनों प्रश्न इस एक्सरसाइज से पूछे गए थे। अब चलते हैं बोर्ड पर। अब हम एक एक करके सब पे डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं वास्तविक संसाधन क्या है। तो वास्तविक संसाधन वो संसाधन है जिसकी मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम तौल सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, उसको हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे कि जर्मनी के रूर प्रदेश में जो कोयले मिलते हैं, जो जमीन के अंदर से हमें कोयले मिलते हैं जर्मनी के रूर प्रदेश में, वह एक वास्तविक संसाधन है, क्योंकि उसकी मात्रा आप ज्ञात कर सकते हैं। आप जब कोयले को खरीदने दुकान पर जाते हैं तो वो आपको मात्रात्मक तरीके से यानी कि तौल कर देता है कि आप 1 मन ले रहे हैं, 1 क्विंटल ले रहे हैं, या 5 क्विंटल ले रहे हैं, या फिर 10 किलो ले रहे हैं। इसकी मात्रा आप ज्ञात कर सकते हैं। पश्चिम एशिया में जो खनिज तेल है वो भी वास्तविक संसाधन है, क्योंकि तेल की बिक्री, आप पश्चिम एशिया में खनिज तेल को आप माइंड में रखिएगा, लेकिन आप ऐसे समझिए जब अभी आप दुकान में तेल लेने जाते हैं तो उसको तो मात्रात्मक तरीके से दिया जाता है, यानी कि आपको तौल कर दिया जाता है, वो भी वास्तविक संसाधन है। और जो हमारे भारत के महाराष्ट्र में जो दक्कन पठार है, दक्कन पठार के आसपास जो काली मिट्टी का निक्षेप है वो भी वास्तविक संसाधन है। उसको भी आप काली मिट्टी, चूँकि बहुत अधिक प्रसिद्ध है, और काली मिट्टी अगर आप लेते हैं, मंगवाते हैं, तो उसकी भी जो है काली मिट्टी को मात्रात्मक तरीके से ही उसका वितरण किया जाता है, और वो भी वास्तविक संसाधन है। अब आप 3 चीज़ों को आपने समझा, कोयला का उदाहरण आपने समझा, तेल का आपने उदाहरण समझा, और मिट्टी का उदाहरण समझा। अब आपको समझना है, कोयले तो आपके अंदर से आ गए, पृथ्वी के अंदर से आ गए, तेल आपने पृथ्वी के अंदर से आपने प्राप्त किया, लेकिन मिट्टी जो है वो तो निक्षेपण की प्रक्रिया से, मिट्टी काली मिट्टी जो आपने महाराष्ट्र के दक्कन पठार का आपने समझा, वो तो निक्षेपण की प्रक्रिया से आपको मिली है। तो जो भी वास्तविक संसाधन है, जरूरी नहीं है कि वो जमीन के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से ही हमें मिलती है, ऊपर से भी हमें मिलती है,
ध्यान ये रखना है कि जिसकी हम मात्रा ज्ञात कर सकते हैं वो वास्तविक संसाधन है, और जिसकी मात्रा हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जिसको तौल नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसको संभाव्य संसाधन कहते हैं। संभाव्य संसाधन को पोटेंशियल संसाधन कहते हैं, इंग्लिश में पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। और इसमें क्या है आपका कि ये संसाधन जो है, संभाव्य संसाधन का अभी तक कोई प्रयोग नहीं किया गया है। संभाव्य संसाधन को प्रयोग में लाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जिस प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, वो प्रौद्योगिकी अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया है वो संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि 200 वर्ष पहले जो तीव्र गति से पवन चलती थी उसे भी संभाव्य संसाधन का एक नाम दिया जाता था। आजकल तो वायु कितनी गति से चल रही है उसकी भी मात्रा ज्ञात हो जाती है। भूकंप माप सकते हैं, वायु माप सकते हैं, आजकल तो हर चीज संभव है। आप वर्षा माप सकते हैं, इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो संभाव्य संसाधन है, विकास एवं प्रयोग के आधार पर ये आपको नहीं पूछा जाएगा कि किस संसाधन की आप मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप वास्तविक संसाधन लिख सकते हैं। हालांकि संभाव्य संसाधन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि 200 साल पहले तीव्र गति से चलने वाले पवन को भी संभाव्य संसाधन ही माना गया था। अभी भी नीदरलैंड के पवन फार्म में जो पवन चक्कियां हैं उससे जिससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वो भी संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। और जो नीदरलैंड में पवन चक्की है वो उस तरह आप गुजरात में भी देख सकते हैं, नागालैंड में भी देख सकते हैं, कई जगह है। लेकिन जो अभी मैंने ये बात कही कि 200 वर्ष पूर्व जो तेज गति से पवन चल रही थी उसको संभाव्य संसाधन कहा गया था, लेकिन आज वो भी वास्तविक संसाधन ही है। यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि संभाव्य संसाधन की आप मात्रा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। पहला बात इसका ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस संसाधन का अभी तक कोई प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये आपके विकास एवं प्रयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन थे और संभाव्य संसाधन थे। अब दूसरे नंबर पर आप आते हैं, आपका यहाँ है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। इसको समझना है, इसको बस 2 बिंदु से आपको समझना है। जैव यानी जीवित, अजैव यानी कि जो जीवित नहीं है। जैव संसाधन वो है जो जीवित है, अजैव वो है जो जीवित नहीं है। अजैव में क्या है, आप मृदा ले लीजिए, मृदा तो है, ये तो संसाधन है, लेकिन ये अजैव संसाधन है। आप चट्टान ले लीजिए, ये संसाधन तो है लेकिन ये अजैव संसाधन है। आप खनिज ले लीजिए, संसाधन तो है लेकिन ये अजैव संसाधन है। जबकि आप यहाँ पौधे ले लेते हैं या कोई जीव जंतु ले लेते हैं। जब मनुष्य संसाधन हो सकता है तो जीव जंतु क्यों नहीं, तो ये सभी जैव संसाधन है। तो जैव संसाधन भी आपने समझ लिया, अजैव भी समझ लिया। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, भंडारण के आधार पर। तो नवीकरणीय क्या है, नवीकरणीय यानी कि किसी चीज को आप खर्च रहे हैं तो वो बढ़ते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, यानी कि वो खत्म नहीं हो रहा है। जैसे आप सौर ऊर्जा का आप प्रयोग करते हैं तो सूरज की रोशनी कभी कम होने वाली नहीं है, वो नवीकरणीय है, यानी कि उसका भंडार जो है असीमित है। आप जितना भी खर्च कर लीजिए वो घटने वाला नहीं है। बिल्कुल कम समय में वो बहुत जल्दी अपनी जगह को भर लेता है, यानी कि वो तुरंत वो फिलअप हो जाता है। जैसे आपने खर्च किया है कुछ असर ही नहीं होता, आप कितना भी खर्च क्यों नहीं कर लीजिए। आप देखते हैं जब आप सौर ऊर्जा से कोई बिजली जलाते हैं तो वहाँ पर आपको टेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो नवीकरणीय है, वो तुरंत उसका भंडारण हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे इलेक्ट्रिक जलाते हैं, ऐसे बिजली जलाते हैं तो आपको 2 टेंशन लगता है। एक तो है कि आपको बिजली बिल आ जाएगा, कहीं अनावश्यक बिजली नहीं जलाना है। अब बिजली बिल क्यों आती है, क्योंकि ये जो विद्युत है ये नवीकरणीय है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जल भी तो नवीकरणीय है, धरती के अंदर से आती है। लेकिन जल हुआ, मिट्टी हुआ, या फिर आप वृक्ष ले लीजिए, जो कि कई ऐसे विशाल जंगल आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका वगैरह में ऐसे जंगल हैं कि खुद ब खुद वृक्ष निकलते हैं। सदाबहार वन के बारे में आपने पढ़ा है कि इतने वृक्ष होते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक साइड से इसको काटना ही शुरू कर दें फिर उसका भी नवीकरणीय होना बिल्कुल मुश्किल है, नहीं हो सकता है। जल की जहाँ तक बात है तो विश्व के अभी भी ऐसे कई भाग हैं जहाँ जल के अभाव में लोग अभी भी पीड़ित हैं। कहीं जल की मात्रा अधिक है, कहीं कम है। तो किसी भी चीज़ का प्रयोग हम लोग अगर सीमित ढंग से करते हैं तो हमें परेशानी नहीं होती है। विद्युत की भी देखते हैं, कभी कभी विद्युत कटौती कर दी जाती है क्योंकि वहाँ पर उन्हें पूरा करना होता है।
विद्युत का अगर आप कितना भी आप बिजली बिल क्यों ना दें, अगर आप अनावश्यक बिजली खर्च अब हर कोई हर दिन में भी बिजली जलाकर रखना प्रारंभ कर दे तो फिर क्या होगा, फिर उसकी पूर्ति मुश्किल होने लगेगी। उसकी पूर्ति में ये हो गया आपका नवीकरणीय संसाधन। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज आप खर्चा कर रहे हैं फिर उसका नवीकरणीय नहीं होगा, नवीकरणीय होगा, वो चीज तैयार होगा, लेकिन उस चीज को उसके भंडार को पूरा करने में आपका हजारों साल लग जाएगा। इस चीज आप उदाहरण स्वरूप आप लीजिए पेट्रोलियम, आप लीजिए गैस, आप लीजिए कोयले, अगर इसका आप इस तरह से उपयोग करते हैं, अंधाधुंध उपयोग करते हैं, इस चीज की जो मात्रा है इतनी तो जरूर है कि मानव जीवन के लिए वो बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन अगर एक बार वो खत्म हो जाए तो फिर उसको पूरा होने में हजारों साल लग सकते हैं। अभी फिलहाल इसके जो भंडार में है वो इतना है जिससे कि मनुष्य का जो जीवन है आराम से निकल सकता है। तो अनवीकरणीय क्या हुआ कि उसके भंडार पूरित हो सकते हैं लेकिन उसको पूरा होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, यानी तुरंत नहीं। जगह जैसे एक चीज को यहाँ से हटाया तो तुरंत यहाँ पे, जैसे आप एक कक्षा का उदाहरण ले लीजिए, एलकेजी के बच्चे यूकेजी में जैसे आए, एलकेजी का क्लास भर गया क्योंकि नर्सरी का बच्चा एलकेजी में आ गया। यूकेजी का बच्चा अगर आपने 1 में दिया तो तुरंत यूकेजी का क्लास भर गया, एलकेजी का बच्चा आ गया, एलकेजी का बच्चा आ गया। ये क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन है। ये संसाधन मतलब मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको कि मतलब जिस डेट में वो क्लास खाली हुआ उसी डेट में वो क्लास भर जाएगा, यानी तुरंत भरता है। लेकिन अगर एक स्कूल में 2 ही कक्षा हो, 1 का और 10 का, तो आप समझिए कि अगर यहाँ पर 10 बच्चे 1 में पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे 10 में पढ़ रहे हैं, 10 का बच्चा पढ़ के निकल गया किसी और कॉलेज में चला गया, तो अब आप बताइए कि इस क्लास में इस बच्चे को आने में कम से कम 10 साल तो जरूर लगेंगे। तो ये कक्षा भी फुलफिल होगा अगर ये उस स्कूल का यही नियम हो कि हम अपने ही 1 क्लास के बच्चे को इसमें डालेंगे तो 10 साल तो इस कक्षा को खाली रहना पड़ेगा, तब फिर जाके 10 साल बाद ये बच्चा आएगा तो आएगा ही। तो ये है आपका नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और आखिरी आपका वितरण के आधार पर जो है यह है स्थानिक संसाधन और सर्वव्यापक संसाधन। स्थानिक संसाधन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सर्वव्यापक संसाधन। सर्वव्यापक क्या है, जो कि हर जगह मौजूद है। सर्वव्यापक यानी सब जगह वो, जैसे कहते हैं ईश्वर के बारे में कहते हैं कि ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, सब जगह है। तो सर्वव्यापक संसाधन वो संसाधन है जो कि हर जगह मौजूद है। जैसे कि वायु, हम लोग पृथ्वी के जिस किसी हिस्से में हैं वहाँ हमें सांस मिलती है। अगर हम लोग फ्लाइट में भी हैं, पृथ्वी से ऊपर उठे हैं, क्षौर मंडल से ऊपर उठे हैं, हम लोग समताप मंडल में भी हैं, तो वहाँ भी हमें वायु मिल रही है क्योंकि हम लोग वायुमंडल में हैं। अगर हम लोग अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, हम लोग घर के किसी एक छोटे से कोने में भी हैं तो वहाँ हमें वायु मिल रही है, यानी कि वो सर्वव्यापक संसाधन हुआ। और स्थानिक संसाधन क्या हुआ कि कोई खास चीज किसी खास जगह पर ही मिलेगा, जैसे तांबा हुआ, लौह अयस्क हुआ। जैसे कि अभी आपने देखा कि जर्मनी का रूर प्रदेश कोयले के लिए, हालांकि कई जगह और भी मिलते हैं लेकिन महत्वपूर्ण नाम उसी का वर्णन किया गया, यानी वहाँ अधिक मात्रा में मिलता है, तो उसको कहते हैं स्थानिक संसाधन। जो किसी खास जगह पर ही कोई चीज कोई संसाधन मिले उसको स्थानिक संसाधन कहते हैं। ये वितरण के आधार पर हो गया 2 संसाधन आपका। और किसी भी संसाधन को जो आप प्राप्त करते हैं, चाहे वो वायु हो, चाहे वो किसी तरह का फल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो खनिज तेल हो, पेट्रोलियम हो, गैस हो, सोना चांदी लोहा तांबा जो भी हो, वो पृथ्वी की जो जलवायु है, पृथ्वी की जो ऊंचाई है, पृथ्वी की जो बनावट है, क्योंकि आप जानते हैं जमीन के जल के स्तर से ही किसी चीज को मापा जाता है, क्योंकि जल के जो नीचे सतह है वो बिल्कुल लेवल में है, बराबर है, लेकिन जमीन जो हमारा है पृथ्वी वो उबड़ खाबड़ है। और उसके अनुसार जो चीज जहाँ एक तो पृथ्वी उबड़ खाबड़ है तो उसकी जलवायु देखी जाती है या उसका जो बनावट है उसके आधार पर। दूसरा क्या है कि आपका जो भी भाग, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वो बिल्कुल दक्षिणी भाग में स्थित है आपका, तो उसकी जलवायु एक अलग दिशा में चली गई। अगर आप दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो उसका जो है उससे तीनों ही रेखाएं, चाहे आपका मध्य रेखा, विषुवत रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, तीनों रेखाएं उधर से गुजरती है, जिसके कारण वहाँ पर धूप भी अधिक होती है, वहाँ के लोग भी एक अलग कलर के मिलते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वो बिल्कुल उत्तरी अक्षांश पर चले जाते हैं। तो किसी भी चीज की जो उत्पत्ति है वो जो पृथ्वी का यानी कि जो भूभाग है उसकी जलवायु, उसकी ऊंचाई, उसकी जलवायु, उसकी ऊंचाई,
उसके बनावट के आधार पर ही तय होता है कि कौन चीज़ कहाँ पर किस तरह से मिलता है। तो ये आपका प्राकृतिक संसाधन था, जो कि आपने बिल्कुल डिटेल में समझ लिया। अगर आपने इसको समझ लिया, अभी तक मैंने जितना भी बोला, इसको अगर आपने बिल्कुल समझ लिया, तो किसी भी कीमत पर आप इसको नहीं भूल सकते हैं और कभी नहीं भूल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने ये प्राकृतिक संसाधन को समझ लिया है, और दूसरा है आपका मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, अब इसमें हमें क्या समझना है, बस एक एक लाइन में समझना है। लौह अयस्क, जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है, आपको पृथ्वी के अंदर से वो मिलता है। लौह अयस्क, लौह अयस्क जो है ये सिर्फ एक पदार्थ था। आपने कल के क्लास में देखा है कि पदार्थ से जब संसाधन बनाए जाते हैं तो उसमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है समय और दूसरा है आपका प्रौद्योगिकी। मैंने कल एक क्लास में बताया था। अब लौह अयस्क तब तक संसाधन नहीं था जब तक कि इस पे कि लोगों ने इससे लोहा बनाना नहीं सीखा, तब तक ये प्राकृतिक संसाधन नहीं था। अब लौह अयस्क तो आपको मिल गया प्राकृतिक संसाधन के रूप में। अब मनुष्य ने क्या किया, इस पदार्थ में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, अपने बुद्धि कौशल का उपयोग किया। कौशल के उपयोग के लिए, किसी भी चीज के लिए समय महत्वपूर्ण है। समय लगाया और प्रौद्योगिकी, ये दोनों महत्वपूर्ण कारक का इसके साथ प्रयोग किया, तब फिर जाके ये एक लोहा बना, जिसको कि हम लोग संसाधन ही कहते हैं। लेकिन लौह अयस्क आपका प्राकृतिक संसाधन था, जबकि लोहा आपका मानव निर्मित संसाधन है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, ए नंबर लौह अयस्क, बी नंबर आपका लोहा, सी नंबर ए और बी दोनों, और डी नंबर दे दिया जाएगा केवल इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइए, लोहा और लौह अयस्क, सबको ये पता है लौह अयस्क से लोहा बनता है, लेकिन पूछा गया है वहाँ क्या कि प्राकृतिक संसाधन कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर लौह अयस्क। लौह अयस्क आपका है प्राकृतिक संसाधन, जबकि लोहा आपका है मानव निर्मित संसाधन। लोहा को बनाने के लिए, लौह अयस्क से लोहा बनाने के लिए मनुष्य ने उसमें अपना टेक्नोलॉजी लगाया है, अपना समय दिया है, तब जाके ये लोहा बना है। अब देखिए, आप पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, ये इस सब चीज़ों में किस चीज़ का उपयोग होता है, प्राकृतिक संसाधन का लोग उपयोग करते हैं। लोग तो सोच रहे हैं बस पुल बना रहे हैं, तो चलिए उसमें क्या कर रहे हैं, पुल में आपने गिट्टी वगैरह डाला, गिट्टी डालते हैं, सीमेंट डालते हैं। गिट्टी जैसे आपने लिया तो जब ज्वालामुखी फटती है अंदर से आप जानते हैं किस तरह से अंदर से निकलते हैं चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें, आग्नेय शेल, बाह्य शेल, हर तरह के सेल अंदर से निकलते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। तो गिट्टी इस तरह से बनता है। आप तो ये समझ रहे हैं कि बालू है तो नदी से आ गया, प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उस चीज को बनाने में आपने प्राकृतिक संसाधन का उपयोग तो किया है, लेकिन वो मानव निर्मित संसाधन ही कहलाएंगे। थी इस तरह के प्रश्न आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। पुल किस प्रकार के संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है या फिर प्राकृतिक संसाधन है? तो पुल बनाने में जिस चीजों का उपयोग किया गया है वो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन पुल जो है, पुल बनाने में चीजों का उपयोग प्राकृतिक है, लेकिन पुल जो है वो मानव निर्मित है। पुल मनुष्य ने बनाया है। किसी भी तरह की गाड़ियों का निर्माण मनुष्य ने किया है, प्रौद्योगिकी और समय को लगाकर। तो आप यहाँ पर मानव निर्मित संसाधन समझ गए। और आखिरी जो आपका 3 नंबर पर है वो है मानव संसाधन। तो इसको बिल्कुल एक छोटी सी चीज में आपको एक लाइन में आपको ये समझना है। 3 नंबर मानव संसाधन यानी मानव किस प्रकार के संसाधन है। तो ये देखिए, एक लौह अयस्क को, इस पदार्थ को यानी लौह अयस्क को लोहा बनाने में किसने अपना दिमाग लगाया? मनुष्य ने। किसने अपना समय लगाया? मनुष्य ने। किसने अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? मनुष्य ने। और टेक्नोलॉजी किसने बनाया है? वो भी मनुष्य ने बनाया है। यानी कि किसी भी चीज को एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करने के लिए एक स्वस्थ दिमाग चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, बुद्धि का डेवलप होना जरूरी है, आपके पास उस चीज का कौशल होना चाहिए, तभी आप किसी चीज को परिवर्तित कर सकते हैं। आपने हिस्ट्री पढ़ा है मेरे इस चैनल पर, बिल्कुल मैंने डिटेल में 6 to 8 तक कंप्लीट करवाया है, एक एक अध्याय। अगर आप लोगों में से कोई नए हैं तो जुड़िए और पीछे के क्लास को देखिए, आप समझिएगा उसमें पहले क्या आदिमानव क्या करते थे। पेड़ खा रहे हैं, टहनी खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, यानी कि जो प्राकृतिक था वो तोड़कर खा रहे थे। उसमें किसी प्रकार का मनुष्य
जो है मानव संसाधन का किसी प्रकार से कहीं से उपयोग नहीं था। मानव का संसाधन के रूप में क्या उपयोग था? मानव सिर्फ तोड़ता था और खाता था। जब मानव ने आग जलाना सीखा और जब आग से जानवर से बचने के लिए या जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए आग का उपयोग करते थे, इसी चक्कर में जब आग गिर गया, एक जानवर जल के मर गया, किसी बच्चे ने उस टुकड़े को खाया, अलग अलग इतिहास में अलग अलग तरह की कहानी है, तब फिर लोगों को लगा कि नहीं, ये आग से हम भोजन पका के खा सकते हैं। वो उस समय भी संसाधन इस रूप में थे कि जैसे क्या पैदा कर रहे हैं तो वो भी संसाधन का काम कर रहे हैं, वो जिस तरह से हैं अपना जो है यंग वन उसी तरह उनका हो रहा है, वहाँ पर भी वो संसाधन ही थे। यानी कि आप कह सकते हैं कुल मिलाकर मानव शुरू से ही संसाधन के रूप में रहे। लेकिन आजकल जिस तरह किसी एक छोटे चीज का इस तरह से निर्माण होता है, इस तरह से तेजी से टेक्नोलॉजी फैल रही है, तो इसी तरह से इसको आप समझ सकते हैं मानव स्वयं एक संसाधन है। और सबसे बड़ा संसाधन अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा संसाधन मानव ही है। मानव ही अपने कौशल का विकास करके किसी भी पदार्थ को, चाहे वो प्राकृतिक हो या कुछ भी हो, उसको संसाधन में बदल सकता है। आज से 20 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष पहले आप जाइए कौन सा गैस में खाना बनता था? तो मनुष्य ने अपना कौशल का प्रयोग किया, सिलेंडर बनाया, उसमें गैस भरा, फिर गैस से खाना बनने शुरू हो गया, गैस से बनते बनते फिर इंडक्शन आ गया। तो मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन है, ये आपको ध्यान में रखना है। मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन में आपको प्रश्न में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। एक दो बार इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये टोटल आपके संसाधन थे। दो और बिंदु है, एक है संसाधन संरक्षण। पहला जो टॉपिक है आपका, ये है आपका संसाधन संरक्षण, यानी कि इस दो बिंदु के साथ ही आपका ये टॉपिक बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस चैप्टर को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। संसाधन संरक्षण एक समझिए, दूसरा समझिए सतत पोषणीय विकास। तो संसाधन संरक्षण क्या है? तो किसी भी संसाधन का आप प्रयोग करते हैं और उसके प्रयोग करने के बाद फिर उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि उस संसाधन का फिर से पूर्ति होने के लिए उसको समय देते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग संसाधन का संरक्षण करना। संसाधन संरक्षण, किसी चीज का हमने उपयोग किया और फिर उसको पूर्ति होने के लिए समय दिया। मान लीजिए आपने नल खोला, नल से आपने पानी निकाला, आपकी छत पर टंकी लगी है, आपने पानी भरा, पानी से आपने काम कर लिया, फिर आपने नल बंद किया ताकि जब मोटर आप चलाएंगे तो आपका मोटर भरा रहेगा। मोटर भरने के लिए आप समय दे रहे हैं, फिर आपका मोटर भर गया, फिर आप नल खोलकर आप उसको यूज कर रहे हैं। अगर आप 24 घंटा नल खुला रख देते हैं तो क्या जल कभी भी आपके मोटर में भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। आप अपने घर के हर जगह, या छोटा सा कोई एक टंकी है, बहुत सारा नल है, आप सारा नल खोल दिए हैं और आप मोटर भी चला रहे हैं कि टंकी में हमारा पानी भी भरे और आपका पानी भी बह रहा है, तो इसको संसाधन संरक्षण नहीं करेंगे। संसाधन संरक्षण वही है कि जिस संसाधन का आपने उपयोग किया उसको पूरित होने के लिए आप समय दीजिए। और सतत पोषणीय विकास वो है कि जिस संसाधन का आप प्रयोग कर रहे हैं उस संसाधन का आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित प्रयोग करके फिर उसके भंडारण के लिए उसको समय देना और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना ही सतत पोषणीय विकास है। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। आपको ऊपर में दे दिया जाएगा कि किसी संसाधन का प्रयोग करके उसे कुछ समय, किसी संसाधन का प्रयोग करने के बाद उसे कुछ समय के लिए पूरित होने के लिए समय देना या नवीकरणीय के लिए समय देना निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? ऑप्शन में संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, एक और भी कुछ दे दिया जाएगा। ये दोनों टॉपिक मिलता जुलता है, इसीलिए आप ये याद रखिएगा। जब सतत पोषणीय आ जाएगा आपके ऑप्शन में या आपके क्वेश्चंस में, सतत पोषणीय पर सीधे आप भविष्य की पीढ़ी दिमाग में रखिएगा। सतत पोषणीय विकास वो है जब हम अपने संसाधन को भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखते हैं, और संसाधन संरक्षण वो है कि किसी संसाधन का उपयोग करके फिर हम उसके नवीकरणीय के लिए उसको सीमित समय देते हैं। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे और इसके साथ ही आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक संसाधन कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ेंगे इसी तरह से हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करते हुए। हमने 12 तक का टारगेट रखा है, देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक बिल्कुल महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आपने क्लास में एंजॉय किया होगा। क्लास पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। आप लोगों को कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के हर कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ और प्रयास करती हूँ हर कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे सकूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगली क्लास में, बने रहिए इस चैनल के साथ।